शुभम सर, हम आपका स्वागत करते हैं finetime.com में। सबसे पहले आप अपना डिटेल में इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप करते क्या हैं और अपने बारे में। मेरा नाम शुभम बोरकर है। मेरा जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ, जो कि एक टियर 2 सिटी है। वहाँ पे मेरी स्कूलिंग भी हुई और उसके बाद क्लैट का एग्ज़ाम दिया मैंने अपने 12th के बाद। और क्लैट इज कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपको देना होता है लॉ में एंट्रेंस के लिए। और उससे मुझे कॉलेज मिला, नेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल, NLU भोपाल ही मिल गया मुझे किस्मत से। और वहाँ से मेरा अपना 5 साल का मैंने BLLB ऑनर्स किया। उसके बाद मैंने काफ़ी जगहों पे काम किया, कुछ समय चंडीगढ़ में बिताया, कुछ समय दिल्ली में, और अभी पिछले 3 सालों से मैं पुणे में हूँ। पुणे में मैं एक RK दीवान एंड कंपनी नाम की फर्म है जिनके लिए मैं काम करता हूँ। और हम लोग यहाँ पे मतलब जैसे मेरी प्रोफाइल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर, तो हम लोग यहाँ पे IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी अगर हिंदी में तो बौद्धिक संपदा, बेसिकली जो आपके दिमाग में जो आइडियाज़ होते हैं, पेटेंट्स होते हैं, इन्वेंशंस होते हैं, या तो फिर अगर आपने कोई नया डिज़ाइन बनाया है या कोई नई किताब लिखी है या कोई स्क्रिप्ट लिखी है या आपने कुछ नया लोगो बनाया है, तो उसे प्रोटेक्ट करते हैं। और कैसे उसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे आपकी ब्रांड को आगे बढ़ाना है, वो सारे काम हम करते हैं काफ़ी सारी कंपनीज के लिए। अराउंड 5000 कंपनीज हैं इंडिया एंड अब्रॉड जिनके लिए हम काम करते हैं यहाँ पे। इसमें पेटेंट से रिलेटेड काम होता है या फिर किसी बिजनेस का जो लीगल काम होता है वो सभी आ जाते हैं? ये शब्द के अंदर 7 चीजें आती हैं। साथ में पहला पेटेंट्स, मतलब वो जो भी कोई नया कुछ इन्वेंट करता है, जैसे आप अभी शार्क टैंक इंडिया वगैरह लोग देखते होंगे, तो उसमें आते हैं कि हमने ये नया आविष्कार किया है, इसके आगे हम सेल्स पिच करने के लिए बोलते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट मार्केट में रेवोल्यूशन ला देगा, ये वगैरह जो भी चीज नई आई है उसको कैसे प्रोटेक्ट करें। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि अगर एक बार भी उसने बाहर ला दिया, पब्लिक में आ गया, तो उसके बाद उस पर प्रोटेक्शन नहीं मिलता, उस पर पेटेंट राइट नहीं मिलता। वो तब तक ही है जब तक आप उसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब सेम होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का इन्वेंशन से कोई लेना देना नहीं है। इसमें है कि कोई लोगो होता है, जैसे हल्दीराम का एक लोगो है एच करके, कोका कोला का जो कोका राइटिंग में जिस तरीके से वो लिखता है, तो जिससे ग्रे मार्केट में चीजें आती हैं। आपने देखा होगा कि नकली एप्पल की बड़ी ब्रांड्स से उनके नकली कपड़े बनते हैं, तो वो सारी जो चीजें होती है उन्हें हमें रोकना होता है। ये दूसरा काम हो गया पोर्टफोलियो ट्रेडमार्क। तीसरा होता है कॉपीराइट। जैसे मेरे पीछे एक पेंटिंग बनी है, तो उसने ऑथर ने जब उसे बनाया तो उसके पास इसका कॉपीराइट आ गया। अब कोई भी इसे प्रोड्यूस करेगा या इसकी कॉपीज भी बनाएगा तो वो उससे अधिकार लिए बिना नहीं बना सकता। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग लगी हुई है, लोगों को पता है उस बारे में, तो उसका जिसने ओरिजिनली बनाया है उसके अलावा कोई और उसे नहीं बना सकता। बना भी लेगा तो उसके पास अधिकार नहीं रहेगा और वो एक गैर कानूनी हो जाएगा। उसके अलावा तीसरी या चौथी जो चीजें होती है वो अलग है। मतलब प्लांट वैरायटीज नाम की एक चीज होती है कि अगर आपने नई प्लांट वैरायटी बनाई, अगर आप किसान हैं और आपने 2 पेड़ों को जोड़ के कोई वैरायटी बनाई नहीं, तो उसे भी आपके अलावा किसी और उसका इस्तेमाल ना करे या आपसे परमिशन लिए बिना इस्तेमाल ना करे। क्योंकि ये सारी चीजें क्या होती है, आपने दिमाग लगा के उसमें काम किया है, आपने कुछ इन्वेंट किया तो आपने दिमाग लगाया, आपने कोई कहानी लिखी है तो आपने दिमाग लगाया। इसका फायदा सिर्फ आपको मिलना चाहिए और किसी और को नहीं। अगर किसी और को लग गया तो लोगों के अंदर क्रिएटिविटी मर जाएगी। क्योंकि क्रिएटिविटी का सबसे मेन वो होता है कि आप कुछ नया इसलिए बनाते हो कि आप चाहते हो कि लोग ये समझें कि मैंने बनाया है और उससे मैं 4 पैसे कमाऊं, ताकि वो 4 और 4 चीजें नहीं बनाऊं। हम वो वकील हैं जो ऐसी प्रॉपर्टीज बचाते हैं जो आप हाथ से नहीं छू सकते पर वो आपके दिमाग में होती है। तो सर इसमें करियर कैसे बना सकते हैं और क्या क्या करियर ऑप्शन आते हैं इसमें? देखिए, पहले तो इसके लिए 2 तरीके होते हैं। कुछ इंजीनियरिंग बेस से आते हैं, कुछ लॉ बेस से आते हैं। इंजीनियरिंग बेस से वो लोग आते हैं जो पेटेंट्स में काम करते हैं, क्योंकि पेटेंट जो है वो कभी भी इन्वेंशन या किसी साइंटिफिक चीज का, मतलब साइंस से रिलेटेड होता है। वो किसी भी फील्ड का हो सकता है, एग्रीकल्चर का हो सकता है, ऑयल का हो सकता है, टेक्सटाइल का हो सकता है। ये जो इंजीनियरिंग की वेरियस ब्रांचेस हैं, IT का हो सकता है। तो ये जो भी जिस लेवल का, जिस भी फील्ड में वो इंजीनियर है, उसके बाद वो लॉ करना चाहे तो करे, क्योंकि लॉ करने से उसे काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पेटेंट को समझने के लिए उसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड चाहिए, पर उसे प्रोटेक्ट कैसे करना, लॉ कौन सा उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा और किस तरीके से उसे अपने आप को बचाना है और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले क्या क्या चीजें करनी है, उस चीज के लिए उसको अगर लॉ की समझ होगी तो वो ज्यादा अच्छा पेटेंट लॉयर बन सकता है। तो पेटेंट करने वाले लोग या तो BSc या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी आते हैं। दूसरा तो तरीका सिर्फ एक ही है कि लॉ करिए। लॉ आपके यहाँ 3 साल का होता है, 5 साल का होता है।
पहले 5 साल या 3 साल वाले जो भी कोर्सेज हैं उनमें पढ़ाया जाता है आईपी, लेकिन आईपी कभी भी एक मेजर सब्जेक्ट नहीं होता, ये एक नीश सब्जेक्ट है। एक होता है जेनरिक लॉ, जो ज्यादातर लोग जो आपसे आजू बाजू आपके जो सिविल कोर्ट्स और यहाँ जो प्रैक्टिस करते हैं, जिन्हें आप देखते हैं और सोचते हैं शायद वकील ऐसे होते होंगे, वैसे भी होते हैं, लेकिन वो क्या है, वो जनरल वकील है, उनको सब कुछ आता है पर किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन नहीं है। वैसा भी तरीका होता है वकील बनने का। फिर एक दूसरा होता है कि आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड को चुने। अब आईपीआर एक स्पेसिफिक फील्ड है, जैसे टैक्स एक स्पेसिफिक फील्ड है, वैसी एक फील्ड है आईपी। तो या तो आप 5 सालों के दौरान अगर आपने मन बना लिया कि आपको आईपी लॉयर बनना है, तो जो आपका सब्जेक्ट जिस भी साल में 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर या फिर आप 3 साल के कोर्स में है, जिस भी कोर्स में जिस भी साल में वो आता है, तो उसे ध्यान से पढ़िए। उतना भी पढ़ने से आपको काफी हद तक आईपी समझ में आ जाता है, पर किसी भी सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज लेने के लिए आपको उसको और ज्यादा गहराई में पढ़ने की जरूरत है। तो मैंने, चूंकि मेरा हमेशा से एम था, मैंने इंटर्नशिप्स भी करी जब मैं 5 साल के दौरान, सारी आईपी फर्म्स में करी, जो मेरे ही जैसे मतलब मैं जब स्टूडेंट था तब वो लोग आईपी फर्म्स में इंटर्न करी, वहां पे सीखा कि किस तरीके का काम होता है। जब जब जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं और हम लोग जैसे जैसे आईपी टेक्नोलॉजी के अधीन होते चले जा रहे हैं, तो आईपी एक बहुत बड़ी एसेट बनती है, क्योंकि आजकल लोग ट्रेडिंग ना कि मतलब आपसे अगर फ्रॉड होता है तो वो आपके हाथ से कोई पैसा नहीं छीनता है, वो आपके बैंक अकाउंट से छीनता है। तो इसलिए साइबर एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है। ऐसे ही जो गुनाह हो रहे हैं उनके रूप चेंज हो चुके हैं, वो पहले जैसे नहीं रहे हैं, तो इसलिए लॉ को भी बदलना पड़ा। एक स्पेशलाइज्ड फील्ड आईपी आई है। जो कोई व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनमें 2 तरीके के लोग होंगे। एक वो जिन्होंने कोई डिग्री ले रखी है, उसके बाद वो लॉ कर रहे हैं, तो वो 3 साल में भी हो जाता 3 साल में भी हो जाता है। और जो आजकल 12th के बाद जो 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिसमें वो बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीबीए एलएलबी करवाते हैं, उसमें 5 साल में होता है। सर इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं? जैसे कि अभी आप घर से कर रहे हैं, और कुछ होंगे जो फर्म के में जाकर, ऑफिस में जाकर कर रहे होंगे, कुछ स्टार्टअप्स में ज्वाइन होकर कर रहे होंगे काम, और क्या क्या ऑप्शन है इसमें? एक होता है कि जैसे मैं कर रहा हूँ कि लॉ फर्म जो आईपी की फर्म्स होती है उसमें काम करते हैं। दूसरा होता है इन हाउस, माने जिसमें आप कोई कंपनी, अब वो स्टार्टअप जरूरी नहीं है, कोई भी बड़ी कंपनीज भी अपनी आईपी प्रोडक्ट करती है। जैसे नई सारी बड़ी कंपनियां जो होती है, उनके नए नए मॉडल हर दिन लॉन्च होते रहते हैं, और उनके हर एक नए मॉडल पे 1500 पेटेंट्स और 10-15 रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क के रहते ही रहते हैं। तीसरा होता है इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बनना, कि आप आईपी के कंसल्टेंट बन जाएं, आपके पास लोग आएंगे, आप उन्हें सलाह दें और उनका काम कर दें। चौथा होता है कि आप प्रोफेसर बने। तो ये हो गए 3-4 चीजें जो आईपी लॉयर कर सकता है। तो आईपी और पेटेंट में क्या फर्क होता है? अहमियत है दोनों? आईपी बड़ा शब्द है, आईपी अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। आईपी माने हर वो चीज जो इंटेलेक्चुअल, मतलब जो आपके दिमाग से बनी हुई चीजें जितनी, तो सब आईपी होती है। उनमें फिर किस तरीके की वो चीज है, अगर वो कोई कहानी है, स्क्रिप्ट है, जिंगल है, म्यूजिक है, कोई फिल्म है, तो वो कॉपीराइट पे चले जाएगी। अगर वो कोई लोगो है, नया ब्रांड बनाने का वो है, तो वो ट्रेडमार्क में आएगा। कोई नाम सोचा तो वो ट्रेडमार्क में आएगा, और अगर कोई इन्वेंशन किया तो वो पेटेंट्स में आएगा। तो आईपी तो एक शब्द है जिसके अंदर काफी सारी चीजें होती है, 7 चीजें। अगर कोई करियर बनाना चाहता है एज आईपी लॉयर, तो उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकती है? देखिए, एडवांटेज बता सकता हूँ, डिसएडवांटेज अगर मुझे पता होता तो मैं आता ही नहीं। खैर, ऐसा है कि हर एक प्रोफेशन के होते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस तो ऐसा है कि जैसे लॉयर होने की वजह से, कोई भी लॉयर हो, आप आईपी के हो या किसी भी तरीके के लॉयर हो, उसके अपने एक प्रिविलेजेस होते हैं, क्योंकि आप कोर्ट के ऑफिसर हैं। तो आप, और दूसरा, आप अपने अधिकारों को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके राइट्स क्या है और आपकी लायबिलिटीज क्या है वो आप अच्छे से समझते हैं। तो उस वजह से आपका कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया कर सकता, आपका कोई अब्यूज नहीं कर सकता, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, क्योंकि आपको आपके अधिकार बहुत अच्छे से पता है। तो इसलिए लॉ तो ऐसा है कि मेरा मानना है कि कोई किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, उसे बैकग्राउंड में भले ही एक साइड डिग्री ही सही, लेकिन लॉ कर लेना चाहिए अपनी जिंदगी में, ताकि उसके अधिकार उसे पता रहे। कि किसी भी लॉयर का, मैं आईपी लॉयर का नहीं बोलता, क्योंकि आईपी लॉयर के ऐसे कोई अलग से डिसएडवांटेजेस नहीं है, किसी भी लॉयर के हैं। तो होता यह है कि आप ना इंसानों को परखना जान जाते हो बहुत ज्यादा अच्छे से, और आपको उसके अंदर मतलब, क्योंकि आपका काम ही दिन भर लोगों को पढ़ना है। आपके पास जब भी कोई आता है तो वो अपनी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ही आपको लाता है। कभी भी कोई भी गुनाहगार हो या गलत हो या सही हो, वो सिर्फ अपना ही साइड रखेगा आपके सामने आके।
वो कभी नहीं बताएगा कि उसकी क्या गलतियां हुई, वो सिर्फ ये बताएगा कि उसके साथ ये वो हुआ, उसने ऐसा हुआ तो उसने ये किया और फिर ये हुआ, ये नहीं बताएगा कि उसने क्या किया। तो आपके अंदर वो चीज हो जाती है समय के साथ डेवलप, जिससे आप ना आदमी की आधी बातें समझ सुन के भी ये समझ लेते हो कि ये कितना पानी में है, इसने क्या क्या किया होगा, क्या क्या नहीं किया होगा। और फिर आप उससे राइट क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि देखो आपने ये बताया, अच्छा इसके पहले आपने क्या किया था। फिर वो बोलेगा सर मैंने भी उसको 2 बातें बोली थी। तो वो अपनी कहानी बता रहा है, आपको ये चीज मालूम चल जाती है कि भाई अगर इसने ऐसा किया तो कोई आदमी राह चलते तुम्हें मारेगा नहीं। अच्छा राह चलते मारा तो बताओ मुझे कि राह चलते मारा, तो चलो ठीक है। नहीं नहीं, राह चलते तो नहीं मारा था, हमारी बहस हुई थी, मैंने 4 बातें बोली, उसने 4 बातें बोली, फिर मैंने उसको कुछ बोल दिया, उसने मुझे मार दिया। अब ये एडवांटेज है आपके प्रोफेशन के लिए, क्योंकि आपको आपको कोई झूठ नहीं बोल पाता, आपके सामने सारी बातें सब कच्चे चिट्ठा रख देता है। पर वही आपका डिसएडवांटेज तब बन जाता है जब आप सोशल और सामाजिक जो जिंदगी है आपकी, उसमें भी आप लोगों को इतने ज्यादा अंदर से नाप लेते हैं कि आपकी दोस्त कम रह जाते हैं। आपके नॉर्मल जो घर की डोमेस्टिक जिंदगी है उसमें भी आपको लोगों के प्रोज एंड कॉन्स ऐसे हाईलाइट हुए हुए दिखते हैं। अब एज अ लॉयर बस ये दिक्कत आती है कि आपको चीजें एकदम तुरंत दिख जाती है, और तुरंत दिख जाती है तो आप बहुत बार रिपेल कर जाते हो। तो ज्यादा से ज्यादा लॉयर्स और जजेस जो हैं वो एक जो सोशल सिकनेस से ही उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है कि उनको सामाजिक बिहेवियर पैटर्न्स जो हैं वो उसमें थोड़े से पुअर हो जाते हैं। तो उससे आपका मानसिक और आपकी मतलब ओवरऑल हैप्पीनेस जो आपकी लाइफ में होती है वो थोड़ी हद तक आपकी कम हो जाती है। पैसा बहुत है इस प्रोफेशन में, पावर बहुत है, तो पैसा और पावर जिसको दोनों चाहिए वो या तो कोई गवर्नमेंट की अच्छी आईएएस के एग्जाम दे या लॉयर बन जाए। हर इंसान गुड बुक चाहता है। तो आपके जितने भी पारिवारिक दोस्त होंगे या सोशल फैमिली या जो भी XYZ या एक्सटेंडेड फैमिली भी आपकी होगी, ऐसे ऐसे लोग आपसे बात करेंगे जिनको आपसे मतलब आपने बचपन से देखा भी नहीं, शायद आप उनसे कभी मिले ही नहीं, कभी किसी शादी के दौरान या कभी किसी फंक्शन में मिले थे, पर अब वो उन्हें पता है कि आप ऐसे जगह पे हैं कि आपसे मिलना और आपसे बात करना और आपकी उसमें रहना उनको पसंद है। तो वो आके आपसे खुद ही आपसे मुलाकातें करेंगे, आपका टाइम लेंगे, आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि उनको 4 चीजें उनके मन में होगी। अब वो नहीं समझते कि आप आईपी लॉयर हो या आप कौन हो, वो आपको लॉयर समझते हैं। तो वो अपनी फैमिली के कोई डिस्प्यूट होंगे तो आपको बताते रहेंगे, उनके घर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताएंगे। तो उस एम्पावरमेंट को अच्छे से इस्तेमाल करना वही जानता है जिसको लॉ अच्छे से पता है और जिसके एथिक्स अच्छे हैं। तो एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट पहलू होता है किसी भी जिंदगी का। एजुकेशन से आपको कुछ हद तक चीजें समझ में आ जाती है, पर उस एजुकेशन का इस्तेमाल कैसे करना है वो आपके एथिक्स पे डिपेंड करता है। इसलिए अंदरूनी मतलब क्या बोलना चाहिए, आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, सही और गलत को पहचानने का जो विजन है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एक लॉयर वो भी होता है जो मर्डरर के साइड होता है, और एक लॉयर वो भी होता है जो बचाने के साइड होता है, जिसके खिलाफ जिसका रेप हुआ उसकी तरफ से लड़ रहा होता है, या जिसका मर्डर हुआ उसके परिवारजनों की तरफ से लड़ रहा होता है। जय भीम आपने देखी हो तो सब दलितों के लिए लड़ रहे हैं। ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि एथिक्स आपके कैसे हैं। एजुकेशन लो, अच्छा से एजुकेशन लो, लेकिन साथ में अपने एथिक्स को साफ रखो। हमारे पास चीजें हमेशा परिणाम होने वाले इंसान ही आते हैं वकील के पास। साहब हमारा घर किसी ने छीन लिया, साहब हमारा घर था वहां पे किसी ने कब्जा कर लिया, साहब हमारी बेटी के साथ रेप हो गया, साहब हमारे यहाँ पे मर्डर हो, साहब हमारे यहाँ पे हम 2 पार्टनर्स थे, इसने मेरा पूरा डेटा चुरा के भाग गया, सब मेरे ट्रेडमार्क को कोई और ले रहा है, आज की तारीख में मैं रोड पे आ गया हूँ और कोई और अमीर हो रहा है। मतलब you get a lot of negative energy day to day in your life, and this negative energy somehow build up, मतलब वो होता है, वो आप अगर उसको सॉल्यूशन दे रहे हो तो आपके अंदर भी वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो सर जो आपकी जर्नी रही है, जो स्टूडेंट से आप एडवोकेट बने, लॉयर बने, तो इसमें क्या क्या मेजर चैलेंजेस आपको देखने को मिले? मेजर चैलेंजेस सबसे बड़ा तो ये होता है कि अगर आपके घर में कोई लॉयर नहीं है तो आपको लॉयरिंग कैसे करनी है, आर्ग्यूमेंट्स कैसे करने होते हैं, प्रिपरेशन कैसे होता है, कोई सिखाने वाला नहीं होता। इंजीनियरिंग स्कूल्स में तो क्या है कि 4, 10, 50, 100 लोग होंगे जो आपको सिखा देंगे, जो आपके साथ वाले हैं। 8, 10 लोग एक एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। लॉ स्कूल्स में ऐसा नहीं होता। लॉ स्कूल में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, और खास करके जब आप नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट जैसे कोई कॉलेज से पढ़े हो, सेंट्रल कॉलेजेस या नेशनल कॉलेजेस में हर बच्चा जो जहाँ से भी आ रहा होता है वो अपने अपने स्कूल का टॉपर रहता है। कोई नॉर्मल एवरेज बच्चा वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो वो अपने स्कूल का टॉपर था, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने स्कूल का टॉपर था, और फिर वो एक ऐसी जगह आता है जहाँ सारे टॉपर्स का टॉपर्स बनना है उसको। तो आपको सिखाने वाला कम होता है। अच्छा, उसमें आप देखते हो कि जो बच्चों के माता पिता या उनके घर में कोई और लॉयर्स हैं
तो उनको काफी एडवांटेजेस मिल रहे हैं, उनको इंटर्नशिप आसानी से मिल जा रही है, उनको सीखने से मतलब कोई अगर कोई ऑफ दिया, हमें कोई प्रोजेक्ट दिया, असाइनमेंट दिया, कोई मूड कोर्ट कंपटीशन हुआ, उसमें उनके पेरेंट्स उन्हें हेल्प कर देते हैं, उन्हें बता देते हैं इस तरीके से ड्राफ्ट करो, ऐसे आर्ग्यू करो, ये करो। अगर कोई बच्चा डॉक्टर मतलब पिताजी डॉक्टर होते तो बच्चा डॉक्टर की थोड़ी बहुत सीख जाता है अपने बड़े होते होते तक, क्योंकि 4 बार वो अपने 100 बार 200 बार जा चुका है अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल। सिमिलरली अगर किसी के पिताजी या माताजी अगर लॉयर हैं, तो वो भी उसने लॉयर की प्रैक्टिस कैसी है, जिंदगी कैसी है, और कैसे उसके साथ जा जाके अपने पिताजी के साथ वो भी 4 चीजें सीख जाता है। तो वो एक देखा मैंने कि बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर था। मेरे तो 5 पुश्ते इधर और 5 पुश्ते नानी के साइड में और 5 पुश्ते अपने चाचा या मामा के साइड, मतलब पिताजी के साइड में कोई लॉयर नहीं था। तो मुझे कोई हेल्प करने वाला ही नहीं था, तो मुझे सारी चीजें खुद से करनी पड़ी। तो उसमें आप चैलेंज आपको देता है कि आप मतलब, क्योंकि आपको परफॉर्म बहुत अच्छा करना है ताकि आपको इंटर्नशिप मिले, और आपको हजारों जगह अप्लाई करना है, फिर आपकी 10 जगह रिजेक्ट हो जाएगी, किसी एक जगह से आपको कोई ऑफर आएगा, वहां पे आप इंटर्नशिप करने जाओगे। अब आपको उस 20-21 दिन में 25 दिन जितने भी दिन की आपको इंटर्नशिप मिली, उसमें जितना हो सके उतना सीखना है, क्योंकि कॉलेज में तो जो सिखाया जाता है वो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, आपको तो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए।